गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 1 पढ़ेंगे। ये एक कविता है और इसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके कवि है कवि शिव मंगल सिंह सुमन। कविता पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कवि हैं उन्होंने किस मनोभाव से इस कविता की रचना की है। तो कवि का जीवन परिचय भी उससे जुड़ा हुआ है। तो कविता पाठ से पहले हम कवि परिचय जानेंगे। कवि शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को जगरपुर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का एक जगह है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था और 27 नवंबर 2002 को उज्जैन मध्य प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं मिट्टी की बारात, हिल्लोल, जीवन के गान आदि हैं और इन्हें कई सारे साहित्य सम्मान भी मिले, जिसमें सबसे प्रमुख साहित्य अकादमी पुरस्कार है, पद्म भूषण, पद्मश्री और भारत भारती सम्मान इन्हें प्रदान किए गए थे। कवि शिव मंगल सिंह सुमन एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और शिक्षाविद थे। उनकी मृत्यु के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन केवल हिंदी कविता के क्षेत्र में एक शक्तिशाली चिन्ह ही नहीं थे, बल्कि अपने समय की सामूहिक चेतना के संरक्षक भी थे। उन्होंने न केवल अपनी भावनाओं का दर्द व्यक्त किया, बल्कि युग के मुद्दों पर भी निर्भीक रचना या रचनात्मक टिप्पणी उन्होंने की थी। तो ये जो कविता है उन्होंने पक्षियों को लक्ष्य करके आज़ादी या स्वतंत्रता का मोल बताने के लिए लिखी है। जिस समय में इन्होंने कविता की रचना की, उस समय जो भारत हमारा देश है वो अंग्रेज़ों के अधीन था। तो उस समय लोग आज़ादी का महत्व अच्छे से समझते थे, उन्हें गुलामी से आज़ाद होना था। तो पक्षियों के माध्यम से कवि ने अपनी बात बताई, लोगों तक पहुंचाई कि हमें जो पक्षी है वो भी आज़ादी का महत्व समझते हैं, तो हमें भी आज़ाद होना चाहिए। तो पक्षियों को ही लक्ष्य करके उन्होंने इस कविता की रचना की है। तो अब पाठ करते हैं कविता का। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के पद बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कविता का भावार्थ समझने से पहले इसमें जो कठिन शब्द दिए गए हैं पहले उनका अर्थ समझते हैं। उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र या खुला, पिंजरबद्ध यानी कि कैद या पिंजरे में बंद, पुलकित या प्रसन्न, कटुक का मतलब होता है कड़वा, निबौरी यानी जो नीम का फल है जिसे हम निम्बोली बोलते हैं, कनक यानी स्वर्ण या सोना, श्रृंखला यानी बेड़ी, तरु का मतलब है पेड़, फुनगी का अर्थ होता है कि पेड़ की सबसे ऊपर वाली जो डाली होती है उसके जो कोना होता है उसे फुनगी कहते हैं, यानी सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है डाली का उसे फुनगी कहते हैं। तारक यानी कि तारे, क्षितिज वह स्थान कहा जाता है जहाँ पर धरती और आसमान को मिलता हुआ दिखता है, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता। नीड़ कहते हैं घोंसले को, आश्रय यानी रहने का स्थान, आकुल का मतलब है व्याकुल या बेचैन, और विघ्न का मतलब होता है बाधा या रुकावट। तो पंछी कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कि जो हम पंछी हैं वो उन्मुक्त यानी कि खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, आज़ादी से घूमने फिरने वाले हैं, लेकिन हम अगर पिंजरे में बंद रहेंगे तो हम पिंजरबद्ध होकर गा नहीं पाएंगे, क्योंकि पिंजरे में बंद होकर हम उससे बाहर निकलने के लिए लगातार कोशिश करेंगे, जिससे जो उसकी तीलियां हैं यानी जो पिंजरे की जो दीवारें हैं वो भले ही सोने की हो, कनक यानी कि स्वर्ण की बनी हो, लेकिन उससे टकराकर हमारे जो पंख हैं जो प्रसन्न है यानी जो खुशी देते हैं, हमें उड़ान देते हैं, वो पंख हमारे टूट जाएंगे।
और हम जो पंछी हैं वो बहता जल पीने वाले हैं, यानी कि नदियों का बहता हुआ जल, ताज़ा पानी हम पीते हैं। भले ही हम भूखे प्यासे मर जाएं, लेकिन पिंजरे में बंद रहकर हमें नहीं जीना है। पिंजरे में बंद रहने से ही उससे भी भली जो नीम की कड़वी निबोली होती है वो हमें कहीं ज़्यादा प्रिय है। और पिंजरे में भले ही सोने की कटोरी में हमें मैदा यानी कि खाना पानी दिया जाए, लेकिन हमें नीम की कड़वी निबोली भी मंजूर है, जो कि हमारी आज़ादी का प्रतीक है, हमें आज़ादी से कहीं भी मिल सकती है। यहाँ पर मैदा का मतलब है खाना, यानी मैदा जो आटा होता है उसको कभी नहीं कह रहे हैं, बल्कि मैदा का यहाँ पर अर्थ लिया गया है भोजन, जो दाना पानी जो पक्षियों को पिंजरे में दिया जाता है। आगे स्वर्ण श्रृंखला यानी कि सोने का बंधन, भले जो पिंजरा है वो सोने का ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी हमारे लिए बेड़ियाँ हैं, बंधन है। उसमें अपनी गति उड़ान सब भूले, यानी अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा, भले ही वो बेड़ियाँ सोने की हो, वो पिंजरा सोने का हो, लेकिन हमारी जो गति है, उड़ान है, वो हम उसमें रहकर भूल जाएंगे। और पिंजरे में बंद रहकर सिर्फ हम सपने ही देखेंगे कि जो तरू की फुनगी है, यानी जो पेड़ की सबसे ऊंची डाली है जहाँ पर पक्षी बैठते हैं, तो उनके भार से वो डाली झूलने लगती है, तो उन्हें एक तरह से वो जो सबसे ऊपर की डाली को, उसके जो झूले हमारे बैठने से टहनी चुभती थी और हमें झूला आता था, तो वो जो दृश्य है या वो जो एहसास है वो हम सपनों में ही देख सकते हैं। हमारे बंधन में बनने से या पिंजरे में बंद रहने से वो आज़ादी हमारी छिन जाएगी। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। ये हमारा अरमान जब था, यानी जब हम आज़ाद थे, तो इतनी दूर तक उड़ना चाहते थे, नीले नभ की जहाँ तक सीमा है वहाँ तक हमारे उड़ने के अरमान थे। लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। सुबह का दृश्य बताया गया है इस कविता में, कि इस पद में, कि जब सुबह होती है तो सूरज की रोशनी हल्की लालिमा लिए होती है और जो तारे होते हैं वो सुबह होने से छुपने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो सवेरा है, जो सुबह है, वो भी एक तरह से किरणें जो हैं सुबह की, वो एक तरह से पक्षी है जो अपनी लाल लाल चोंच यानी लाल रोशनी वाली चोंच को खोलकर जो तारे रूपी अनार के दाने हैं जो बिखरे हुए हैं आसमान में, उन्हें चुग रही है। तो सुबह को ऐसा बताया गया है कि सुबह होने से जिस तरह तारे छुपते हैं, तो तारे जो हैं वो अनार के दानों के रूप में बिखरे हुए थे, जिन्हें सुबह जो है उसने किरणों की चोंच खोलकर, लाल किरणों की चोंच खोलकर चुग लिया है। तो इसी तरह हमारे भी अरमान थे कि हम आसमान में इतनी दूर तक उड़ते और जो तारे रूपी अनार के दाने रूपी तारे हैं उन्हें हम चुग लेते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। जो सीमाहीन है आसमान, जिसका कहीं ओर छोर नहीं है, कहीं भी अंत नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं तो दूर तक हमें धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो वो जो सीमाहीन क्षितिज है, जिसका जैसे जैसे हम वहाँ तक जाते हैं, उस सीमा तक जाते हैं जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखते हैं, वहाँ जाने पर हमें लगता है कि वो क्षितिज और आगे चला गया है और दूर धरती और आसमान मिलते हुए दिखते हैं। तो वहाँ तक उड़ते हुए, यानी इस तरह से इसकी कोई सीमा ही नहीं है, तो वहाँ तक पंखों की हम होड़ लगाकर उड़ते और उस क्षितिज को पाने की कोशिश करते। तो या तो हम उस क्षितिज को पा लेते या फिर हमारी मृत्यु हो जाती। तंती सांसों की डोरी का अर्थ है कि मृत्यु को प्राप्त होना, यानी एक तरह से इस जिद तक काम करते जाना या उड़ते जाना कि या तो हम उस क्षितिज को पा लें या फिर हमारी मृत्यु हो जाए। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो पक्षी कहना चाहते हैं कि भले ही हम आसमान में उड़ते हैं, लेकिन हम जो आश्रय है हमारा या जो घोंसले हैं वो पेड़ों पर बनाते हैं, तो आप भले ही हमें वो आश्रय मत दो, नीड़ यानी कि घोंसले मत दो, वो टहनी का जो आश्रय हमारा होता है, घोंसले होते हैं, वो हमें मत बनाने दो। और जो हमारे घोंसले बने हैं उन्हें भी छिन्न भिन्न कर डालो, यानी कि उन्हें तोड़ दो, बिखेर दो। लेकिन हमें जो पंख दिए हैं उड़ने के लिए ही ईश्वर ने दिए हैं, तो उसको बंद करके हमें पिंजरों में उन्हें
मत तोड़ो या हमें उड़ने की जो आकुल उड़ानें हैं हमारी, जो उड़ने के लिए हमारे पंख बेचैन हैं, उसमें विघ्न मत डालो, यानी कि हमको बंद करके उड़ने की आज़ादी हमारी मत छीनो। तो ये थी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के।